हेलो 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 हेलो। नमस्कार मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया हैं, शानदार हैं, मज़ेदार हैं, ज़ोरदार हैं, ज़बरदस्त हैं, चकाचक हैं, माहौल में है बॉस। तो भाई हम आज लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो उल्टा बोल रहा हूँ मैं आजकल, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास क्या, KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोग उसके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलाज पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग बस उन्हीं फॉर्मुला और कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट आपके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, सीधे सिंपल आसान से क्वेश्चन। तो आइए मेरे दोस्त शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आओ मेरे लाला, कहाँ गया? यहाँ पर आएंगे, कहाँ गए क्वेश्चंस? ये तो आपके वही नोट्स हैं जो भी आपने दिए थे आपको, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस है। उससे पहले जरा एक बार खाली पन्ना चिपका लिया जाए, इस पे ब्लैंक पेज चिपका दिया है। ले भैया आओ पढ़ते हैं, क्या बोलता है। प्रत्येक वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कर सकता है। ऐसा कब? आपकी वास्तविक गैस को आदर्श गैस बनाने के लिए हमने कहा था कि अपने पास दाब जो है वो कम और ताप होना चाहिए ज्यादा, ताकि मेरे पास क्या है, अणुओं को आपस में इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल पाए और उनके बीच में अंतराणिक बल क्या है, हमेशा ही जीरो रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ही होता है। अरे वाह सर, बात करते हैं। तो पास क्या है, निम्न दाब और आपका उच्च ताप। ऑप्शन कौन सा? पहला, वेरी गुड। अगला, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस पीवी बराबर आरटी समीकरण का लगभग पालन करती है? सर पीवी बराबर आरटी से क्या है, ये आदर्श गैस के लिए होता है। तो वास्तविक गैस इसको पालन कब कर पाएगी? जब वो खुद आदर्श बने। और आदर्श कब बनेगा? सेम सवाल, न्यून दाब और उच्च ताप। ऑप्शन कौन सा? सी। वही सर, तो वही सवाल बस घुमा के पूछ लिया, चलेगा? हाँ जी सर। अगला सवाल बात करते हैं। बोला गया गैसों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गतिज ऊर्जा के बारे में समझते हैं। बोला गया कि गैस के अणु सतत यादृच्छिक गति करते हैं। यस यस, बिल्कुल सही बात है कि यादृच्छिक गति होती है, बिल्कुल रैंडम मोशन, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, हाँ सर, हर दिशा में जाते हैं, ठीक है, चलेगा, ये बात सत्य है। गैस के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप में टकराते हैं। भाई यही बात झूठ है। हमने कहा था कि जो गैस के कण होते हैं, जो मेरे पास अणु होते हैं, वो लगातार टकराते तो हैं, लेकिन हम सभी टक्करों को क्या मानते हैं? प्रत्यास्थ मानते हैं, इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। मतलब किसी भी तरह का एनर्जी लॉस देखने को नहीं मिलता है। ओके सर, तो यही बात गलत है और यही आपका आंसर। क्यों? क्योंकि उसने असत्य आपसे पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर। ओके आगे बढ़ते हैं सर, दाब P आयतन V पर एक गैस का तापमान 27 डिग्री है। डिग्री को केल्विन बदलना मेरे को आता है, 273 ऐड करके। तो भाई 27 में जोड़ेंगे भैया 273, कितना मेरे पास आएगा? 300। यस सर, बोलता है उसका आयतन स्थिर रखते हुए आयतन को नियत रखा गया, है ना। तो बोलता है कि तापक्रम कितना कर दिया भैया? 927। भाई इसको भी केल्विन में बदलेंगे से कितना हो जाएगा? 1200 केल्विन हो जाएगा। तो बोलता है कि आपके दाब पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, जब आपका आयतन नियत होता है, प्रेशर समानुपाती होता है तापमान के। यस सर, गेलुसेक का नियम। हाँ सर, गेलुसेक का नियम। तो उसके हिसाब से मेरे पास क्या आएगा? P2 बटा P1 बराबर T2 बटा T1। T2 कितना है? 1200 है। T1 कितना है? 300 है। जैन को काटो पे कितना? 4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो P2 बराबर 4 गुना से किसका? P1 का। बहुत बढ़िया। तो 4 टाइम्स P1 प्रारंभिक दाब का 4 गुना मेरे पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां बात करता हूं। 4 मोल आदर्श गैस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उसे स्थिर दाब पर, भाई प्रेशर इस बार क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो बोल रहा है कि आयतन को कर दिया 2 गुना। देखो, प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम के अनुसार अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आयतन भी समानुपाती होता है तापमान के। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इसके आयतन को 2 गुना करूंगा तो वह ताप भी तो 2 गुना हो जाएगा। हाँ सर, ताप भी बिल्कुल 2 गुना हो जाएगा। तो भाई प्रारंभिक ताप कितना था सर? 0 डिग्री सेल्सियस। हमें किस में लिखना है? केल्विन में। तो 0 प्लस 273 कितना बचेगा? 273 केल्विन। बहुत बढ़िया। तो भाई अंतिम ताप कितना होगा सर? 2 गुना। 2 इंटू T1 रखो हुए कितना का? 2 इंटू 273 केल्विन। हमें किसमें दे रखा है सर? आपको दे रखे सर ऑप्शन किसमें? डिग्री सेल्सियस में। तो एक काम करो, इस केल्विन में से 273 घटा दो, आपको वैल्यू डिग्री में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो घटाओ कितना आएगा? 273 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर, ऑप्शन कौन सा? बी। चल जाएगा? हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या बोलता है। पदार्थ
तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है। क्या क्यों कि पदार्थ तीनों अवस्थाओं में एक साथ रुका हुआ है। सही कब होता है? तो ये तो क्रांतिक अवस्था थी जहां पे पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में रहती हैं, कोई किसी में नहीं बदल रहा है, ना तापमान बदल रहा है ना उसकी अवस्था बदली। ये कब होता है? तो ये आपका होता है क्रांतिक तापमान पे। अच्छा, तो क्या बोलता है? क्रांतिक कहां गया? क्रांतिक तो क्रांतिक नहीं, त्रिक बिंदु, गलत बोल गया। क्रांतिक मतलब त्रिक बिंदु बोलता हूं उसको, गलत बोल गया। क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलते उसको, त्रिक बिंदु बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, गलत बोल गया मैंने। ये ट्रिपल पॉइंट होता है कि जहां पे याद करो हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ याद करो कि हमने ग्राफ बनाया था ट्रिपल पॉइंट का, पानी का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था अपन ने, ये देखो। हाँ सर, ये आपका ट्रिपल पॉइंट था, है ना, ये वही चीज है, चलेगा। हाँ जी सर। बात करें, यदि किसी बंद पात्र में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके दाब में वृद्धि 0.4% है, तो प्रारंभिक ताप कितना? देखो, सबसे पहले सब बंद पात्र है। भाई बंद पात्र का मतलब क्या है? भाई बंद पात्र का मतलब होता है कि आयतन नियत है। के पास क्या आयतन है? कांस्टेंट। आयतन है कांस्टेंट, चलेगा। हाँ सर, अब आयतन मेरे पास हुआ है कांस्टेंट, तो आयतन कांस्टेंट होने पे P समानुपाती होता है T के। उसने रखा है कि दाब में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है। तो बात करते हैं, क्या परसेंटेज चेंज P का बराबर है परसेंटेज चेंज T के? बेसिक मैथ्स की बात है भाई, जानते हो। हाँ सर, तो P का परसेंटेज चेंज 0.4 दे रखा है, तापमान दे रखा, कोई बात नहीं। तापमान का प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा? डेल्टा T बटा T इंटू 100, बहुत बढ़िया। बात करते हैं, 0.4 तो ये हो गया। तापमान में कितना वृद्धि है? बोला है 1 डिग्री बढ़ाया है, तो 1 डिग्री का तो परिवर्तन है, प्रारंभिक नहीं पता था, इंटू 100 किया। भाई इधर आएंगे, T आया इस तरफ, 0.4 नीचे, तो 100 बटे 0.4, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, भाग देवे कितना? 250। तो 250 मेरे पास आया है आंसर। भाई किस में आएगा? तो ये आपका आएगा केल्विन में। किस में आएगा? आपका 250 केल्विन, यही आपका सही आंसर होगा। ये डिग्री में नहीं आएगा, केल्विन में आएगा हमेशा ही। हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी 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 गुड। आई होप इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। आगे, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर भरी हुई है, ठीक सर। यदि दाब को नियत रखते हुए बोला है, दाब को नियत रखते हुए मेरे पास क्या है? तापमान को 40 डिग्री तक कर दिया जाए, तो गैस का कितना भाग बाहर निकल जाएगा? गैस का कितना भाग, मतलब उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं कि गुब्बारे का आयतन तो फिक्स है, गुब्बारे का आयतन फिक्स हो रखा है। भाई मेरे पास क्या है कि प्रेशर के साथ साथ ये भी नियत है। तो अगर मैं एक बार आदर्श गैस का समीकरण लगा दूं, PV बराबर nRT, भाई प्रेशर तो खत्म, आयतन भी खत्म, N और T बचा हुआ है। हम जानेंगे भैया N इंटू T मेरे पास कांस्टेंट है, मतलब क्या है? N समानुपाती 1/T के। बहुत बढ़िया, शाबाश। बात जरा करते हैं, देखो मेरे पास हम जानेंगे यहां से कि भाई N2 बटा N1 बराबर T1 बटा T2 निकालते हैं। पहले तापमान था 20 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 20, बाद में कितना हो गया? 40, तो 273 प्लस कितना? 40, जरा ऐड करो, 293 सब बटे में कितना पास आएगा? ये आएगा 20 ना 313। चल ठीक है, हम सब जगह कितना फ्रैक्शन बाहर निकल गया, बाद उसको भाग देते हैं, भाग दे दिया। देखो नंबर से आएगा तो 1 से कम ही है ना, तो 0.7 के आसपास रहना चाहिए। देखो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्क तो है नहीं। भाई देखो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, आप लोग खुद से भाग देकर देख लेना। 0.93 कुछ ज़्यादा नहीं आ गया ये? हाँ जो भी है ठीक है, 0.93 आ रहा है, 0.93 मान लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? ये अनुपात आपका रहा करीबन 0.93 के आसपास। अब देखो मतलब कि जो मेरे पास अंतिम मोल है वो प्रारंभिक मोल के 0.93 गुना है। यस सर, उसने पूछा कि कितना बाहर निकल गया, सब बाहर कितना निकला? प्रारंभ में N1 था, अभी N2 रह गया, तो इतना बाहर निकला होगा। मैं घटा दो, N1 माइनस का 0.93 इंटू N1 कितना बचा है? 0.07। तो 0.07 N1 कि भैया पूरी मात्रा का 0.07 गुना मात्रा मेरे पास बाहर जा चुका है। ऑप्शन कौन सा? पहला। अरे वाह सर, ये तो सही था, आराम से मेरे पास काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी सर। आगे करते हैं। देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुभार दे रखे, समझते हो? अणुभार मतलब MW, ठीक सर। बात करते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1 ग्राम ऑक्सीजन का एक बोतल में वही दाब होगा जो उसी बोतल में 1 ग्राम नाइट्रोजन का है। समझते हैं? तब मतलब बोतल है, एक बोतल फिक्स है, बाद में वही बोतल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक पहली बात तो बस क्या आयतन तो नियत है।
ठीक है, और वही दाब सेम प्रेशर की बात कर रहा है। ओके, तो लगाना एक बार पीवी बराबर NRT। पी को सेम रखा है, दाब को है ना पी और वी सेम रखा है, सब बचा कौन N और T, N और T। चलिए बात करते हैं। तो मेरे पास क्या है N इंटू टी, मेरे पास क्या है कांस्टेंट है दिए गए डेटा के हिसाब से। तो दो की तुलना कर रहा हूं, N1 T1 बराबर N2 T2। सर N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हो, दी गई मात्रा बटे आपका अणुभार। तो भाई कितनी मात्रा ऑक्सीजन की 1 ग्राम, उसका अणुभार कितना है, ऑक्सीजन का अणुभार कितना है पास है 32। इसका तापमान कितना है पास, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। भैया 15 में जोड़ेंगे 273। बात करें दूसरे केस, तो उसका भी सर क्या है 1 ग्राम मात्रा है, तो 1 ग्राम बटे मोल किस निकालेंगे भैया, मोल के लिए 28 का भाग दोगे तो आपका मोल मिल जाएगा, इनटू तापमान T2 नहीं पता। तो भैया और सोल्व करते हैं। देखो ये आएगा 28 ऊपर आएगा 28 बटा 32, कितना पास आएगा, ये हुआ 8, ये हुआ 8, 288, सर कितना पास होगा T2। ठीक है, अब देखो आप लोग अगर थोड़ा ध्यान दोगे, सर 28 मेरे पास कम है, 32 थोड़ा बड़ा है, ये संख्या 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा तो 1 से कम से गुणा करोगे तो तापमान पहले से कम ही आएगा, तो 15 से कम तो आना तय है। तो भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता, बचे ये दो। सर ठीक है, 15 से सर आना तो कम ही, तो क्या है यही दो बचते हैं। अब देखो अगर इसको थोड़ा भाग दोगे ना तो देखना काटे, देखो कैसे काटे, 6 से काट दें, 4 से काट दें, 4 7 28 4 8 32। ठीक है, भाग दे जाए कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 2 8 4 7 28 4 2 8। ठीक है, ये कट जाएगा 36। गुणा करते हैं भाई, टीटर पर कितना है, टीटर पर 36 इंटू 7 7 6 है ना, 7 6 42, 4 7 21, 21 और 4 कितना 25, 252। तो 252 केल्विन आया, पर सर हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो एक काम करो माइनस का 273 कर डालो, साफ साफ दिखता है कि सर आगे वाला नंबर छोटा है पिछला बड़ा है, तो संख्या तो माइनस में ही आएगा। माइनस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा, पहला। तो एग्जैक्टली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भाई आंसर तो माइनस में ही आएगा और एक ही ऑप्शन आपका माइनस में, टिकाओ, काम खत्म, चल जाएगा। हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, अगला सवाल। एक जार ए में PVT पर कोई गैस है तथा दूसरे जार में 2PV/4 2T पे अन्य गैस है, तो उनके अणुओं की संख्या की बात कर रहा है। सर कौन सी बात है, आदर्श गैस का समीकरण हमने ये पढ़ा था, PV बराबर NKT, याद है, हाँ सर पढ़ा था NKT। तो इसके हिसाब से N आपका होगा PV/KT। तो देख पाओगे N समानुपाती है PV/T के। तो जब तुलना करेंगे दो केस की, दो गैसों के लिए कितना पास आएगा, P के समानुपाती तो P1/P2, V के समानुपाती तो V1/V2, तापमान के व्युत्क्रम समानुपाती T2/T1। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सर, सही है। बात करें पहली गैस में प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तापमान T है, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी गैस में प्रेशर 2P है, आपका आयतन V/4 है, तो V यहाँ आएगा 4 जगह ऊपर, सर डन है। और तापमान कितना भाई 2T है, वेरी गुड। ले भैया आओ काटा PT करा जाए, देखो P से P गया, V से V गया, T से T गया, कितना बचेगा, 2 से 2 भी काटो तो कितना 4 बचेगा, 4 बचा हुआ है, मतलब कि इनके अणुओं की संख्या 4:1 में आ रहा है। सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आसान है क्या सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आराम से आप लोग उसको कर सकते हो। अगला बोला गया गैस के दाब P और एकांक आयतन की औसत गतिज ऊर्जा E में संबंध क्या होता है, पता हुआ है क्लास में कि सर आपकी जो P का संबंध था 2/3 गुना था ऊर्जा E जो एकांक आयतन का था। हाँ सर डायरेक्ट लिखवाया था, याद करने को भी कहा था, जी हाँ चलेगा। जिनको याद नहीं हो भाई, P का फॉर्मूला लिखवाया था 1/3 रो VRM² और E एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो VRM²। इन दोनों को भाग दे के आप लोग ये संबंध निकाल सकते हो, ठीक है। अगला सब 5 अणु हैं, बोला गया कि सर्वाधिक प्रसंभाव्य मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा है, अधिकतम संभावना जिसकी होता है। हमने कहा था सर अधिकतम संभाव्य चार्ज वो वाला होता है जो सबसे ज्यादा अणुओं ने अपने पास रखा है। चेक कर लो कौन सी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, चेक कर लो। सर दो कितने बार, एक ही बार है, तुम एक ही बार आए हो। 1.5 तुम भी एक ही बार हो। 1.6 भाई तुम 2 बार आई हो, तुम 2 बार आए हो, और तुम तो एक ही बार हो। तो सबसे ज्यादा कौन सी वाली आई है, सर ये वाली, तो 1.6 यही आपका अधिकतम संभाव्य वेग बनेगा। वाह सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, देखो गैस के अणु का वेग दे रखा है भाई, बहुत सारे अणु का वेग दे रखा है। बोला गया कि एक तो उनका वर्ग माध्य मोल बनाओ,
और औसत वेग बताओ। वैसे तरीके से औसत वेग नहीं है, औसत चाल होना चाहिए। इसको काटो भैया, ये करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है, ये वेग नहीं चाल होना चाहिए। तरीके से ये मेरे पास चाल होना चाहिए, क्योंकि वेग तो भैया 0 आता है। ठीक है, चाल लिख दें, अच्छा बनता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान याद करो, मैंने कहा था सर वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हो, पहले प्रत्येक वेग का करेंगे स्क्वायर वर्ग। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। डन। फिर हम करेंगे इनका माध्य औसत मान। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 5 का भाग दे देंगे। और आखिरी में से क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। बहुत बढ़िया, सोल्व करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 9 से कितना 14, 14 और 16 से कितना बचेगा 30, 30 और 25 से कितना 55, तो 55 बटे 5 अंडर रूट 5 से भाग 2 रूट 11। बहुत बढ़िया सर। ऐसे में अगर मैं वी एवरेज निकालूं, औसत मान, औसत मान मेरे पास क्या है, सबको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 बटे 5 चलेगा, जोड़ते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और कितना 15, तो 15 बटे 5 भाग 2 कितना 3 आ गया। हमसे पूछा इनका अनुपात, सटीक है तो हमसे पूछा अनुपात, तो VRMS बटे वी एवरेज कितना पास आएगा सर, RMS आया है √11 और ये आया मेरे पास 3, तो √11 बटा 3 ऑप्शन कौन सा, पहला। चलेगा, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आराम से काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेरे पास T ताप पर किसी गैस के लिए वर्ग माध्य मूल मान मेरे पास कितना होगा, समझो। VRMS है ना, और अधिकतम संभव भी हमने कल लिखा था, याद करते हैं सर। VRMS का जो फॉर्मूला था सर क्या था मेरे पास सर, वो था 3P बटा रो। चलेगा सर, अधिकतम संभव है सर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सर कितना था, ये 2P बटा रो था। यस सर। और आपका जो औसत हमने सर निकाला था वो कितना पास आया था, वो आया था 8P बटे पाई रो। चलो देखना, अगर ध्यान दो कि सर सब में अलग क्या, सर अलग सिर्फ नंबर है सर। इसके अंदर से कितना 3 नंबर है, इसके अंदर से कितना 2 नंबर है, और इसके अंदर 8 बटा पाई। सर पाई कितना होता है 3.14। जब 3.14 से भाग दोगे, 3.14 से भाग दोगे, तो जो मेरे पास नंबर है भाई 8 बटा पाई, जो मेरे पास नंबर है, गारंटी ये गारंटी मेरे पास 2 से छोटा ही आएगा। 2 से बड़ा आएगा। ओहो रुको, हाय 2 से बड़ा आएगा, ये हमारे पास क्या भैया 2 से बड़ा का गारंटी साहब। देख लो भाग देख लेना कि वैसे पाई कितना 3 मान लूं, तो 8 बटा 3 भैया 2 पॉइंट कुछ जाएगा। तो भाई देखो सबसे बड़ा नंबर कौन, RMS, तो RMS का मान सबसे ही ज्यादा होता है सर। ठीक है, उसके मेरे पास क्या है सर, ये बड़ा है तो एवरेज वाला आएगा उसके बाद, और आखिरी में आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो सबसे बड़ा RMS, फिर आपका एवरेज, फिर आपका MP, ऑप्शन कौन सा, B। वाह सर, एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलेगा, हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो स्थिर दाब पर 327 डिग्री सेल्सियस ताप की हाइड्रोजन को किस ताप तक ठंडा किया जाए कि इसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान आधा हो जाए। समझो, हम जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान हम जो लिखते हैं, ओह चल जा, वेग जो लिखते हैं VRMS, ये आपका कितना होता है भाई, ये आपका होता है 3RT बटा MW। जानते हैं क्या, यस सर। इस फॉर्मूला से सब लोग जानते हो कि जो VRMS आपका होता है ये समानुपाती होता है √T के, करेक्ट सर जी हाँ। तो इसके हिसाब से तुलना करते हैं भैया, V1 बटा V2 बराबर T1 बटे T2 का अंडर रूट। अब क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला गया क्या, कि हमें वर्ग माध्य मूल मान को आधा करना है, मतलब पहले वेग V था और अभी V बटा 2 है। चलेगा, अच्छा सर तापमान, पहले तापमान 327 था, मैं उसको बदलूंगा केल्विन में। सर बहुत बढ़िया, बटे में T2 नहीं पता है, करेंगे अंडर रूट। सर V से V गया, 2 जगह ऊपर सर 2 बराबर, जरा को जोड़ना कितना है मेरे पास, ये आएगा 600, यस नहीं हाँ 600, तो 600 बटे में T2, ये आएगा रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 600 बटे में T2, तो T2 कितना आएगा 600 बटे में 4 भाग 2 कितना 25 × 4 150। बहुत बढ़िया, 150 पर तो डिग्री में है, ये तो केल्विन में है, ये तो भाई केल्विन में आया है, मेरे को चाहिए डिग्री में। तो भाई करो माइनस का 273 है ना, माइनस का 273 पे घटाओ कितना बस आएगा 150, 50 50 73 कितना 130, माइनस का 123 है ना।
लग तो ही रहा है, हाँ, माइनस का 123 डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर है। वाह सर, बढ़िया है। आया क्या? हाँ सर, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, किसी ताप पर O2 अणु का वर्ग माध्य मूलमान 400 है तो H2 का वर्ग माध्य मूलमान उसी तापमान पे क्या होगा? सो ये कैसे करें? सब बात करता हूं। क्या हमने VRM में जो लिखा है वो कुछ ऐसा है, 3RT बटा MW, देखा है? हाँ सर देखा है। तो बोला गया तापमान तो समान है, तापमान तो सेम है, आर भी सेम, खाली MW अलग होगा। तो आपका RMS चार्ज जो भी आने वाला है वो MW के रूट के व्युत्क्रमानुपाती। सही, हाँ। तो इससे तुलना किया जाए, केस बनाते हैं 1 और 2 बरोबर आपका M2 बटे M1 का अंडर रूट। भैया आओ बात करते हैं, सर पास क्या है? इसका वेग सर कितना है? 400 है। इसका वेग हमसे पूछा गया है M2। सर कौन सा? दूसरा H2 का भार कितना है? पास आएगा 2। M1 कौन सा पास? ऑक्सीजन से कितना आएगा? 32। बहुत बढ़िया, भाग दो, 2 से भाग दो कितना? 16 का आउट कितना होता है? 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 16, तो 1600 मीटर प्रति सेकंड। वाह, समझ आ गया। तो 1600 ऑप्शन कौन सा? सी हो गया। चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात करें, देखो मेरे पास किसी गैस के अणुओं की निश्चित मात्रा को 27 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूलमान का 200 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना, दाब दे रखा है। यदि ताप इतना कर दे और दाब इतना कर दे तो वर्ग माध्य मूलमान पे क्या फर्क पड़ेगा? समझते हैं। जो आपका RMS मान होता है, RMS मान कितना होता है? सर ये आपका होता है 3RT बटा MW का अंडर रूट। चलेगा? ओके सर, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, प्लीज सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। हम कह रहे हैं कि जो भी आपका VRMS है, VRMS ये समानुपाती है किसके? रूट T के है। यहाँ पे प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन क्या अपने पास? ये तापमान पर ही निर्भर करता है। तो बात सुनेंगे, तो शुरुआत का तापमान भाई इसको बदले केल्विन में कितना आएगा? 300 केल्विन, 273 जोड़ लेना। ओके सर। सेम तरह से जो बाद का तापमान कितना आएगा? ये आएगा 400 केल्विन। भाई रखो, लेके आओ भाई, दो केस की तुलना करना है, V1 बटा V2, तापमान T1 बटा T2 अंडर रूट। लगाओ भैया, प्रारंभ में कितना वेग था? 200 था। अंत का वेग पूछा गया है, तापमान पहले 300 था और अभी कितना? 400 है। लगा दो रूट, 2 0 काट देंगे, तो ये हुआ √3 और 4 का रूट कितना होगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो V2 बराबर 200 × 2 400, तो बटे में कितना? √3। तो 400 बटा √3, यही आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बात करते हैं। अगले सवाल, किसी ग्रह का वातावरण उपस्थित होना बताता है। सर क्या? किसी भी ग्रह पे वातावरण कब होता है? वायुमंडल कब होता है? सर ये तब होता है जब वहां रखी सारी गैसेस का जो RMS मान है वो कम है आपके पलायन वेग से। जब ये होता है तब ये काम हो सकता है। तो CRMS हमेशा पलायन वेग से कम होना चाहिए, तब जाके आपकी गैसें उस ग्रह पे रुक पाती हैं गुरुत्वीय बल के कारण, अदरवाइज वो बाहर निकल सकती हैं। ठीक है? अगला, यदि किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या R हो तो उसका माध्य मुक्त पथ, भाई लिखवाया था मैंने कल लास्ट क्लास में, लिखवाया था माध्य मुक्त पथ 1/√2 पाई d² NV। हमने कहा था कि लैम्बडा m समानुपाती 1/d का स्क्वायर। तो d क्या है? डायमीटर। अगर डायमीटर के उल्टे में है तो त्रिज्या के भी उल्टे में ही आएगा, तो r की पावर -2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r की पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती। भाई सर से तो प्लस का दो लिखा ना, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उल्टे में किसके समानुपाती है? वो ये है ना। चलेगा? अगला, एक मोल नियोन गैस के लिए CV का बताओ। सर देखो, नियोन गैस क्या है? सर नियोन आपका मोनो एटॉमिक गैस होता है, और मोनो एटॉमिक के लिए F कितना होता है? 3 होता है। तो भाई CV कितना होता है? सर F/2R होता है। रख दो यहाँ पे, कितना आएगा? 3/2R। सर क्या बात, मजा आ गया, शाबाश, ऑप्शन बी डन। आगे बात करते हैं। अगला देखो, किसी पात्र में भरी आर्गन गैस का तापमान है ना नियत आयतन पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो गैस को दी गई ऊष्मा स्थानांतरणीय और घूर्णन में ऊर्जाओं में योग करता है, तो इन ऊर्जाओं का कितना भाग होगा? याद करते हैं। सर आर्गन गैस, सर आर्गन क्या होता है? सर आर्गन अगेन मेरे पास एक मोनो एटॉमिक गैस होता है। हमने कहा था कि मोनो एटॉमिक में क्या होता है? जो आपकी ऊर्जा है वो 100% होती है स्थानांतरणीय, और 0 आपका होता है घूर्णन। तो भैया जितनी ऊर्जा है सब कहां जाएगी? स्थानांतरणीय ऊर्जा में मेरे पास जाएगी। ओहो हो, आर्गन है भैया, मोनो एटॉमिक गैस है, इसमें घूर्णन होता ही नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होती है, तो वो भी कौन सी?
स्थानांतरित गति वाली। सर क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया। अगला देख, अगला पढ़ेंगे 300 केल्विन पर किसी गैस का माध्य ऊर्जा का मान 100 जूल है तो 450 केल्विन पर उसकी माध्य ऊर्जा कितना होगा। भाई बात समझो, देखो हमने लिखा जो आपकी ऊर्जा हमने लिखा सर वो कितना F/2 nRT लिखते हैं। यस सर, तो जो भी ऊर्जा है वो T के समानुपाती है। यस सर, तो इसके हिसाब से अगर तुलना करता हूं प्रारंभ की और अंत की T1/T2 जरा सॉल्व किया जाए। देखो शुरुआत में ऊर्जा 100 था, बाद का नहीं पता। तापमान पहले कितना मेरे पास था 300 था और T2 कितना मेरे पास है 450। भैया आओ सॉल्व करते हैं। 0 0 गएगा, 0 0 जाएगा, डन सर। 3 से काटा 15 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15 × 10 150, तो 150 मेरे पास होगा इसका आंसर। तो 150 जूल, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। आगे बात करते हैं। देखो भाई नीट 2017 का सवाल है, आपको मिश्रण की कुल ऊर्जा पूछा गया। बात समझते हैं। ऑक्सीजन डायएटॉमिक गैस, सजी हाँ, डायएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होता है। ओके, दूसरा 4 मोल आर्गन है सर, आर्गन मोनो एटॉमिक का तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 3 होगा। सर इसकी ऊर्जा की बात करते हैं, सर कितना बोलते हैं F/2 nRT। तो इसकी बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मेरे पास हो गया 5, मोल कितने दे रखे हैं 2, आर को आर रहने दो, तापमान T रहने दो। बहुत बढ़िया। उसके बाद करता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 है ना, अब 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोल कितने इसके 4 दे रखे हैं, ये कितना RT। सोल्व करते हैं। 2 से 2 गया, दूसरे काटो कितना 2 बार में, तो 5RT प्लस कितना 6RT, 5 + 6 कितना 11RT। ये मेरे पास आपका आंसर है, ये है इसकी कुल आंतरिक ऊर्जा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे जरा बात करेंगे अगले सवाल की ओर। देखो नीट 2013 पूछा गया है, मानक ताप और दाब पर 1 ग्राम हीलियम का तापमान T1 केल्विन से T2 केल्विन तक बढ़ाने के लिए क्या आपको आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा का मान कितना होगा। समझो भाई कितना ऊर्जा चाहिए भैया, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। हाँ सर, तो अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा, देखो आपको सारे के सारे NKT के पदों में दे रखा है। चल ठीक है, बात करते हैं, जरा देखते हैं। आपको भी एक मात्रा दे रखी है 1 ग्राम। यस सर दे रखा है, तो एक काम करते हैं F/2 NKT, या बोला अपने पास कितना NR देता हूं, nRT2 - T1 ये होगा। हाँ सर, अंतिम माइनस प्रारंभिक सर, ठीक है। तो F कैसा है पास, हीलियम गैस। हीलियम गैस एक मोनो एटॉमिक गैस होता है, आपका एकल परमाणु गैस होता है। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 3 होता है, तो 3 हो गया, बटे में 2 हो गया। हमें चाहिए n, से n क्या होता है मोल की संख्या, तो दी गई मात्रा 1, हीलियम का अणुभार 4, तो भाई कितना 1/4। सर R को R रहने दो फिलहाल, ठीक सर। T2 - T1 सर कहता हूं T2 - T1 भाई, T2 कितना बस T2 - T1, ठीक है। पर सर ऑप्शन मैच नहीं करा, 4 × कितना हो गया 8, तो 3/8 R T2 - T1। चलो याद करते हैं, क्या आपको पता है क्या जो हम लिखते हैं K बोल्ट्जमान नियतांक से कितना होता है, R/Na होता है। यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो R का वैल्यू ही तो K × Na होता है, रख दो, तो 3/8 आपका क्या हो जाएगा पास Na × K T2 - T1। सब बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर है। तो 3/8। तो भैया अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी है तो दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे 3/8 है, कौन से ऑप्शन में आपको 3/8 दिखता है, सर इसमें दिखता, टिक मारो, काम खत्म, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है इस चैप्टर की समाप्ति। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा प्यारा और शानदार टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना आपका हर साल फिक्स होता है। तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है। अगले 2 चैप्टर आपके बहुत प्यारे होंगे। पहले आपका होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। टाटा बाय।